हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में देखिए एक एडवांस स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूं और आज के वीडियो में दो टाइप के स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, फ़िलहाल तुम यहां से चले जाओ, फ़िलहाल आज मैं यहीं रुकूंगा, फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक, एक ये जिसमें फ़िलहाल शब्द आ रहा है। दूसरा, मेरा तुमसे मन नहीं भरता, उसका तो चाय से मन ही नहीं भरता है, मेरा गाना गाने से मन ही नहीं भरेगा। ठीक है, जिसमें मन भरना शब्द आ रहा है। ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला स्ट्रक्चर। देखिए, पहला स्ट्रक्चर में क्या था, पीछे सेंटेंस में आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या रहा था, फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, फ़िलहाल आज मैं यहीं रुकूंगा। ठीक, फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो ये जितना भी आ रहा था सब में देखिए फ़िलहाल शब्द आया हुआ है, आया ना। ठीक, अब चलिए अगर कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें ये शब्द आते हैं फ़िलहाल, तो इसकी इंग्लिश हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जितना भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक वर्ड आ रहा था फ़िलहाल। ठीक, तो चाहे फ़िलहाल कहिए या फ़िलहाल के लिए कहिए, फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ या फ़िलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, फ़िलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, तो बात एक ही है। ठीक, जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो देखिए इस फ़िलहाल की इंग्लिश के लिए हम लोग लिखते हैं। देखिए, जब हम सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे तो इसकी इंग्लिश के लिए लिखेंगे फॉर, फॉर द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, BEING, बीइंग। हो गया। फ़िलहाल की इंग्लिश फॉर द टाइम बीइंग, फ़िलहाल के लिए की इंग्लिश फॉर द टाइम बीइंग, दोनों का सेंस एक ही, इंग्लिश एक ही होगी। ठीक हो गया ना। जब इसके बाद जब इस कोई भी हिंदी सेंटेंस आएगा, जब ट्रांसलेट करेंगे तो फ़िलहाल की अंग्रेजी के लिए लिखेंगे, इसके बाद हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। जैसे रहेगा ना कि फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो फ़िलहाल की इंग्लिश ये हो जाएगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा यहाँ लिखेंगे। फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ, तो फ़िलहाल की इंग्लिश ये लिख देंगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब ये सेंटेंस लिखा है तो हिंदी का जो सेंटेंस रहेगा आप टेंस पहचान लीजिए, जिस टेंस में हो उसी टेंस में उसको इंग्लिश बना दीजिए। हो गया, बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, पहले हम लिखते हैं सेंटेंस, अब यहाँ लिखें फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। अब आपकी इच्छा, चाहे जैसे आप इसको यूज कर लीजिए। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही यूज किया जाता है डेली लाइफ में, अक्सर लोगों को बात करते हुए आपने सुना होगा। उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस टाइप का कोई भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आप ज़रूर दबाइए ताकि आपको सूचना मिलती रहे। ठीक, चलिए मैं अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे करके बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपका फ्रेंड आपसे मिलने आता है, ठीक, और उससे वो आपसे पूछ रहा है कि अरे यार क्या कर रहे हो, तो आप उसको जवाब देते हैं कि फ़िलहाल तो मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, फ़िलहाल तो मैं एक निबंध लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपने उसको एक जवाब दे दिया। ठीक, अब इसको अब जब इंग्लिश में कहेंगे तो देखिए, फ़िलहाल तो या फ़िलहाल के लिए एक ही बात है। इसकी इंग्लिश के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। हो गया, अब इसकी इंग्लिश हो गई। अब ये जो सेंटेंस बचा, मैं निबंध लिख रहा हूँ, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब ये कौन सा टेंस में लिखा हुआ है, लिख रहा हूँ, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंग्लिश बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ER, तो आई के साथ लगेगा एम, फिर वर्ब की ING फॉर्म, तो WRITING, राइटिंग। ठीक, निबंध INSA। बस इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग एन एसे। आप फॉर द टाइमिंग को इधर कर दीजिए। ठीक, मैं आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ कि इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम
राइटिंग एन essay। अब इसके बाद आप लिखिए फॉर द टाइम बीइंग। आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी, ये भी है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपके साथ नहीं, फिलहाल के लिए मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। ठीक, अब देखिए अभी एकदम इजी है, फिलहाल के लिए। ठीक, तो इसकी इंग्लिश आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? फॉर द टाइम बीइंग। हो गया, बस। अब क्या बचा? मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ, ये आपका सेंटेंस है। किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाइए, आई एम। सेंटेंस निगेटिव है, एम के बाद नॉट जोड़ दीजिए। आई एम नॉट कमिंग, आ रहा हूँ, कम में आई एन जी जोड़ दीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट लिखते हैं, EJMR लिखते हैं, वर्ब का ING फॉर्म लिखते हैं। ठीक, अब क्या बचा? आपके साथ, विथ यू, बस हो गया। तो आप देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, सेंटेंस आपको अभी मैं दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना? चलिए अब मैं इसके आगे दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता रहा हूँ। चलिए आज के वीडियो का दूसरा और लास्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता होगा जिसमें रहता है मन नहीं भरता है। ठीक, अब जैसे मन, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, नहीं भर सकता है। अब ऐसे आप सोच करके देखिए कि आपके साथ ही ऐसा होता है कि आप, कोई सामान रहता है घर में खाने वाला और आपको हिस्से में मिलता है, आप खा लेते हैं, लेकिन आप दूसरे का भी हिस्सा ले लेते हैं। ठीक, और जब मम्मी देखती है तो इस बात पे आपको डांटती है कि इसको कितना भी दे दो, इसका मन नहीं भर सकता है। होता है ना? आप सोच करके देखिए। तो भाई मन नहीं भर सकता है, मन नहीं भरता है या मन नहीं भरेगा, वो कैसे भी बोल सकती है, इसका कभी मन नहीं भरेगा, इसका मन ही नहीं भरता है, इसका मन भर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो केवल टेंस का अंतर है। तो कुल मिला के मन नहीं भरता इस टाइप का आएगा। तो मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लिखते क्या हैं? देखिए कैन। कैन क्यों? क्योंकि ये सकना लिखा है। ठीक, अब नहीं लिखा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए कैन, कैन क्यों? क्योंकि यहाँ सकना लिखा है। ठीक, फिर नहीं की इंग्लिश के लिए हम क्या लिखेंगे? नॉट। ठीक है ना? उसके बाद ये जो भरना की इंग्लिश के लिए हम लोग लिखते हैं गेट। क्या लिखते हैं? गेट एनफ, ENOUGH, ये हम लिखते हैं। ये कैन क्यों लगा? ये तो हेल्पिंग वर्ब है, सकना सकनी की इंग्लिश के लिए हम लोग कैन लगाएंगे। अभी यहीं पे रहता मन नहीं भरेगा तो गागेगी आ गया, तो कैन हटा के यहाँ विल लिख लेते। ठीक, अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता मन नहीं भरता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? डू डज रहेगा, तो यहाँ डू डज लिख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैन जो है, ठीक, ये आपका क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। फ्यूचर में रहेगा तो विल हो जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो डू डज हो जाएगा। ठीक है ना? जो भी टेंस रहेगा उसी के अनुसार। नहीं की इंग्लिश के लिए नॉट। अब मन भरना की इंग्लिश के लिए लिखते हैं गेट एनफ, जिसमें से गेट मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब अब टेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगता है, तो गेट गॉट अपना करते रहिए। हो गया, बस आपको यही लिखना है। चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर देखिए, हम पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, अभी बोले हैं ना कि यहाँ सकना लिखा है तो यहाँ कैन लिखेंगे। अभी गा गेगी रहेगा तो यहाँ विल लिखेंगे। ठीक, और ता है ती है रहेगा तो डू डज लिखेंगे। तो जो टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बोले ना कैन हेल्पिंग वर्ब है, हम यहाँ कैन का एग्जाम्पल इसलिए दें क्योंकि यहाँ सकना लिखा है। अब यहीं गा गेगी रहता तो हम यहाँ विल लिखे होते, ये केवल समझाने के लिए। ठीक, इसके बाद यही वाला हम नॉट लिखेंगे।
इसके बाद हम लोग मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब आपका, ठीक। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, एनफ। मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, एनफ। अब देखिए एनफ के आगे, इसके आगे क्या, आप सोचिए, इसके आगे लिखेंगे हम ऑफ। एनफ के आगे क्या लिखेंगे, ऑफ। ऑफ के बाद या जिस चीज़ से मन भरना है, मेरा तुमसे मन नहीं भरेगा, मेरा मोहन से मन नहीं भरेगा, मेरा गाने से मन नहीं भरेगा, मेरा खेलने से मन नहीं भरेगा, तो खेलना, तुमसे, मोहन, जिस चीज़ से मन भरना है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अगर नाउन है तो फिर वो नाउन लिखेंगे, प्रोनाउन है तो फिर वो प्रोनाउन लिखेंगे। अगर कोई वर्ब है तो वर्ब के बाद हम लोग आईएनजी, उसी वर्ब का आईएनजी फार्म लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फार्म आता है। ठीक हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल आपको एक दिखाता हूँ। देखिए मेरा तुमसे मन नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। अब मान लीजिए इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा, आई, ठीक। अब सकना लिखा है तो क्या लिखेंगे, कैन। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के रूप में देखिए हम यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हम यहाँ गेट लिख देते हैं, ठीक, कि हमेशा गेट लगेगा, कैन नॉट गेट। उसके बाद एनफ, ठीक। यहाँ आप समझ लिए मेन वर्ब के हमेशा यहाँ गेट ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गेट ही लिखेंगे, एनफ। उसके बाद ऑफ, ठीक। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या तो किससे मन भरना, तुमसे, तो तुमसे की इंग्लिश क्या होगी, यू। हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मेरा गाने से मन नहीं भरेगा, ठीक, मेरा गाने से मन नहीं भरेगा, ठीक। तो यहाँ देखिए गा आ गया, तो पहले देखिए पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट माने मेरा, आई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गागेगी लिखा है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे विल। हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। तो लिखिए आप नॉट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे हम, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में हम क्या लिखेंगे, गेट, हमेशा गेट ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम गेट, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, एनफ। तो हम लिखेंगे ENOUGH, एनफ, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, ऑफ। तो क्या लिखेंगे, ऑफ। उसके बाद क्या है, नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का ING। तो क्या है, गाने। यहाँ क्या लिखा है, गाने। तो गाना मतलब सिंग, क्या होगा, गाना की इंग्लिश क्या होगा, सिंग। और सिंग में ING जोड़ दीजिए तो हो जाएगा सिंगिंग, ठीक। आई विल नॉट गेट एनफ ऑफ सिंगिंग। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम इस तरह से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो आप वीडियो को आप ये जो सेंटेंस है आप लगा लीजिए, ठीक। सेंटेंस देखिए अब आप लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।